हेलो बेटा। अभी तक हमने किसी भी स्फेरिकल सेल की वजह से, किसी सॉलिड स्फीयर की वजह से या किसी सिलेंडर की वजह से विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे को कोई प्लेन शीट दी गई है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, आओ शुरू करते हैं इसको। देखिए, लेट अस कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मान लीजिए आपने क्या ले लिए, प्लेन शीट ले ली। जिसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे इसको हम आगे लिखेंगे, नोट भी करेंगे हम उसको, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ। प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होगा, ये ध्यान रखना। ओके, देखिए क्या करना बेटा। अब हमें इसकी चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान ली, सिग्मा। ओके, तो आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे किसी आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे पी, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वो पॉइंट पे हम इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, प्लेट के दोनों साइड। अगर ये प्लेट है तो पॉइंट को हम इस साइड भी कंसीडर कर सकते हैं या इस साइड भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस लाइन को, इस डिस्टेंस को आर को मैं एक्सिस कंसीडर कर लूँ, ठीक है, और मैं सरफेस ड्रा करूँ, तो सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, इधर भी करूँ उसी प्रकार सिमेट्रिकली, तो इधर भी जो फेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल ही बनेगा। ठीक है, ओके बेटा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एक सिलेंडर बन गया जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है, अगर तो इसको मैंने क्या नाम दे दूं, ए। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, लेट वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ये मैं बता चुका। इससे इस प्लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कीजिए पी, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। लेट अस ड्रा ए सिलेंड्रिकल सरफेस सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द सीट्स। सीट के दोनों साइड एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रा कीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच फेस ऑफ द सिलेंडर। और कहता है कि इस सिलेंडर के प्रत्येक फेस का, इसका भी, यानी कि हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना मान लिया मैंने, ए। ठीक है, अब देखिए आगे लिखता हूं, लेट वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज of cross sectional area 1 and 2। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे तो नॉर्मली हम सीधा भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बताया है। अब यहाँ पर देखो बेटा, इस प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस एरिया क्रॉस सेक्शन में वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैंने नाम दे दिया E1, और जो एरिया वेक्टर होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर A1। तो थीटा क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि E1 और A1 की डायरेक्शन एक है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर मैं इस फेस की बात करता हूँ तो इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर A2। ठीक है, वेक्टर E2 वेक्टर A2, वेक्टर जरूर लगाना। अब यहाँ पर देखो आप, देखिए मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि किसी भी प्लेन शीट की वजह से जिस पर चार्ज यूनिफॉर्म रेट से फैला हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वहां पर यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ वेक्टर E1 इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ वेक्टर E2। यानी कि यहाँ पर जो इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे है, वो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए मैंने क्या लिखा, दोनों का मॉडुलस। तो इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, E। इसी प्रकार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A1 इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A2, और सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A।
ठीक है, तो इसमें कोई पजल होने की आवश्यकता नहीं है, बुक्स में डायरेक्टली ई और ए दिया गया है आपके में, लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा अलग लिखा। अब यहाँ पर देखो बेटा, E2 और A2 की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो यहाँ पर भी थीटा क्या होगा 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करता हूँ, इस सरफेस की, तो ये तो चारों तरफ होगा। तो आप यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। इसी प्रकार चाहे इधर देखें, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये है, थीटा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंड्रिकल सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिलेंड्रिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे लिखेंगे हम, क्लोज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का कौन सा, ये हमारा सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस में इसी प्रकार सिलेंड्रिकल सरफेस का, ठीक है, मैंने लिखा है इसको सिर्फ सी एस से, सी एस का मतलब यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस, इसका भी क्या होगा बेटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट ई डी एस कोस ऑफ थीटा प्लस में फॉर सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको भी कैसे लिख सकता हूँ मैं, ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। इसी प्रकार सिलेंड्रिकल सरफेस का ई डी एस कोस ऑफ थीटा। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया के केस में थीटा 0 डिग्री है, सेकंड एरिया क्रॉस सेक्शन के केस में थीटा 0 डिग्री है, और सिलेंड्रिकल सरफेस के केस में थीटा क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की जगह यहाँ पर 0 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री और इधर 90 डिग्री, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस का बता रहा है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू में वेक्टर ई डॉट डी एस को हम क्या लिखा है, ई डी एस कोस थीटा, तो ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस में क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस 0 डिग्री, ठीक है। ये किसके लिए था, फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, ये किसके लिए है, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, और ये किसके लिए है, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए। तो इधर क्या करेंगे, ई डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 0, ठीक है, 0 इंटू में समथिंग, पूरी की पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 0। अब कोस 0 क्या होता है 1, कोस 0 क्या होता है 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ से फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ई डी एस प्लस में इसी प्रकार फॉर सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ई डी एस, और सिलेंडर के सरफेस के लिए तो क्या होगी टर्म पूरी की पूरी 0, उसको हम नहीं लिखेंगे, ओके। अब यहाँ से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। अब एरिया, अब देखो यहाँ पर एक बात नोट करना, गॉसियन सरफेस की तरह कौन सा हिस्सा बिहेव कर रहा है सिलेंडर का, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरियाज, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकंड, थर्ड तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 90 डिग्री, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस तो वो होता है ना बेटा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की हेल्प से हम क्या निकाल, मतलब जिसके अंदर गॉसियन सरफेस तो वो होता है ना जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस सरफेस के परपेंडिकुलर हो उस सरफेस को ही हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस है और ये वाला गॉसियन सरफेस है, ये आपका गॉसियन सरफेस नहीं है। तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बताया था ये, तो इसने भी अब इतने ही एरिया इधर भी होगा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर के सिलेंडर बना हुआ है, तो इसने इस एरिया क्रॉस सेक्शन में कुछ चार्ज यहाँ पर इंक्लोज किया होगा, वो चार्ज किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इस एरिया की, ठीक है। तो जो डीएस है, डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इस एरिया क्रॉस सेक्शन के। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फाई इज इक्वल टू में ई ए प्लस में ई ए, ठीक है। डीएस का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ए के, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको, ई ए प्लस ई ए, ई ऑलरेडी था ही, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो फाई क्या आ गया 2EA, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू Gauss थ्योरम,
हमें पता बेटा चार्ज किस इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता था, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो चार्ज इनक्लोज्ड किसके इक्वल है, ठीक है, हमें वो बताना है। तो जो चार्ज इनक्लोज्ड किसके इक्वल होगा यहाँ पर, अब हमें नहीं पता इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, लेकिन हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है कितनी है, सिग्मा, जो कि किसके इक्वल है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू में एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस एरिया के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज किया गया, कितना, सिग्मा इंटू में एरिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू में एरिया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो 2EA इज इक्वल टू में सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बेटा हमें तो सिर्फ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो 2 और ए को उधर लेके चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 चीजें आपको बताई, क्या बताई थी कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस प्लेन शीट के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। वो डिपेंड करता है, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, ठीक है, इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द शीट। शीट का क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये मैं वैसे ही बता चुका हूं। एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स when charge on sheet is positive and directed inwards when charge on sheet is negative, charge on sheet is, देखो बेटा इस सीट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और इस सीट के परपेंडिकुलर होगी, मैं आप पहले भी बता चुका था मैं। लेकिन अगर माइनस चार्ज इस पर फैला होगा तो उस टाइम पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सीट के, लेकिन उस टाइम पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, इनवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन इनवर्ड, इधर से भी इधर से भी, चाहे कि इधर भी हो, क्योंकि आपको पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के केस में आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड होगी। दूसरी बात हमने क्या बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, ठीक है। ये चीज मैंने दोनों जब आर्टिकल शुरू किया था हमने बताई थी, उन दोनों चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, यानी कि जो ये प्लेन शीट है, ठीक है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि इसे राइट साइड में भी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेफ्ट में भी उतना ही होगा, ठीक है। ये तो बात थी कब, जब बेटा हम एक प्लेन शीट लेते हैं, यानी कि जिसकी थिकनेस क्या हो, नेग्लिजिबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपके पास जो थिन शीट है उसकी कुछ थिकनेस है, या ये सिंपली कहिए कि आपके पास जो चार्ज सीट है उस सीट की बजाय हमारे पास कोई चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इफ द चार्ज सीट इज थिक, या तो चार्ज सीट को थिक मान ले, या ये कह दें और इट इज ए चार्ज प्लेट such that charges are present on its two faces separately. Then up to equation 1 the derivation is सेम। देखिए बेटा अगर मैं इस थिन सीट को, जो हमने यहाँ पर सीट ली है, इस सीट को मैं मान लूँ थिक है, ये थिन नहीं है, ये अब ये
थिक सीट है, थिन होता तो वैसी बात है कि इसके ऊपर पूरी सीट के ऊपर, क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है तो एक जैसा ही चार्ज होगा। लेकिन अगर ये प्लेट आपकी, ये जो सीट है ये आपकी थिक हो जाए, मोटी हो जाए, तो इसके दोनों फेसेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म रेट से फैला होगा। ठीक है, इस फेस पे भी कुछ चार्ज होगा। ठीक है, अगर ये मान लिया मेरा जो आपको हाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इस हाथ की जो मोटाई है इसकी कुछ थिकनेस है, तो इस पर कुछ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और कुछ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्लेन सीट के दो फेस होंगे, एक ये वाला फेस होगा, एक ये वाला फेस होगा। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सिलेंडर कंसिडर कर रहे थे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो यहाँ पर भी उस गॉसियन सरफेस के भी दो फेसेस हो जाएंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो उस टाइम पर जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, उस टाइम पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल होगी, सिग्मा इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में 2a। ठीक है, ये मान लिया इधर का जो गॉसियन सरफेस a, इधर वाला भी a, तो टोटल सरफेस कितना होगा a प्लस a 2a। तो क्या लिखा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो चार्ज अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पर पजल नहीं होना आपको। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास कोई चार्ज सीट है, उसकी कुछ थिकनेस है, यह कह दिया जाए कि आपके पास चार्ज प्लेट है, एक ही बात है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो उस केस में हम इक्वेशन 1 तक एज इट इज डिराइव करेंगे। इक्वेशन 1 तक हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके आगे क्या करना है, देखिए उसमें हम कर रहे थे इक्वेशन 1 के बाद कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी थी आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर, यहां तक, इस पॉइंट तक अपने को कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम लाना है, सिर्फ यहाँ पर एक ही जगह 2a कर देना है इससे पहले। ठीक है, उससे आगे क्या करना है, अगर आपसे किसी भी चार्ज प्लेट का या चार्ज सीट का पूछ लिया जाए जिसकी कुछ थिकनेस हो, तो उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा यहाँ पर, क्या हो, इज इक्वल टू में सिग्मा इंटू 2a, सिर्फ ये वाला चेंज आएगा। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू 2a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी 4। अब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4 को कंपेयर करोगे तो उस टाइम पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फाई इज इक्वल टू में 2ea, तो फाई और फाई लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो 2ea इज इक्वल टू में सिग्मा इंटू 2a बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या आ जाएगा, 2a को उधर ले जाओ, सिग्मा इंटू में 2a अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a से 2a कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया बेटा यहाँ पर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे थिन सीट या प्लेन सीट पूछी गई है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आपसे थिक सीट के बारे में पूछ लिया जाए या किसी चार्ज प्लेट के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, इसी के साथ ये आर्टिकल खत्म होता है। थैंक यू।